Good afternoon, everyone. A very good afternoon to all of you, बच्चों. We are live. We are back on exam दोस्त. We are back with the course on engineering mathematics. तो फटाफट सभी लोग आ जाओ भाई. We are going to start lecture number 59. That is introduction to probability. चलो सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे. चलो 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 भाई. ठीक है, स्टार्ट किया जाए. तैयार हैं सभी लोग? चल, तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं यार. प्रोबेबिलिटी इस यूनिट पे अच्छे से काम करेंगे क्योंकि ये यूनिट आपको ना एप्टीट्यूड में भी मदद करेगी और मैथ्स के अंदर भी. तो इसका डबल बेनिफिट आपको मिलने वाला है. ठीक है, इसका डबल बेनिफिट रहेगा मैथ्स और एप्टीट्यूड दोनों के अंदर. रेडी है भाई सभी लोग? फटाफट आ जाओ, किसी बच्चे का छूट नहीं जाए, फिर बोलेंगे सर मैं लेट ज्वाइन हुआ था, मेरा ये वाला पॉइंट मिस हो गया. आ जाओ, कम ऑन एवरीबॉडी. चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसी बात पे. अरे भाई क्वेरी आंसर कर देंगे विनीत भाई, मैंने बीच में लंच किया है. ठीक है, बस इतना ही काम मैं कर पाया हूँ आधे घंटे में. ठीक है, एक दो डिस्कशन थे वो निपटाए और लंच किया है. अब तुम क्या एक्सपेक्ट करो, क्लास के जो आधे घंटे का ब्रेक होगा उसमें मैं क्वेरी लेके बैठ जाऊँ? ऐसा मत करो भाई. चलो, तो लेट्स स्टार्ट विद अ बेसिक टर्मिनोलॉजी. रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये क्या बला है? रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है, एक ऐसा टास्क होता है जिसका आउटकम अननोन है, जिसका आउटकम हमको नहीं पता है. ठीक है, जैसे मैंने एक डाइस को थ्रो किया तो मुझे पता है डाइस को थ्रो करने पे जो नंबर आ सकता है वो नंबर 1 से 6 के बीच कुछ आ सकता है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं आ सकता. लेकिन डाइस थ्रो करने से पहले मैं ये नहीं बता सकता कि उसके टॉप फेस पे कौन सा नंबर आने वाला है. ठीक है, उसके टॉप फेस पे कौन सा नंबर आने वाला है ये मैं नहीं बता पाऊंगा. तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. तो जब आप उसी एक्सपेरिमेंट को कई मर्तबा करते हैं, कई बार रिपीट करते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल कंडीशन में, तब भी आउटकम सेम नहीं आता. अगर डाइस को 5 बार थ्रो करोगे तो कोई गारंटी नहीं है कि हर बार आउटकम सेम आएगा, बल्कि मैं कहूंगा मोस्ट ऑफ द केसेस में हर बार आउटकम अलग अलग आपका आने वाला है. ऐसा एक्सपेरिमेंट कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट. और जो आप एक बार डाइस को थ्रो कर रहे हो उसे ट्रायल बोलेंगे. तो एक्सपेरिमेंट में क्या है, मल्टीपल थ्रोज हैं, और ट्रायल क्या है, उसकी एक थ्रो को हम लोग ट्रायल बोल रहे हैं. समझे? जैसे मैंने तुम्हें डेक ऑफ कार्ड्स दे दिए, अगर डेक ऑफ कार्ड में से आप कोई कार्ड को ड्रॉ करेंगे तो वो कोई भी कार्ड हो सकता है आउट ऑफ 52 कार्ड. फिर आपने शफल किया, फिर आपने कार्ड ड्रॉ किया, कोई और कार्ड निकल के आएगा. तो आप पहले से ये नहीं बता सकते कि कौन सा कार्ड बाहर निकलने वाला है अगर एक अनबायस्ड सेटअप है, माने कि वो कार्ड जेन्युइन है. अब वो कार्ड ही अगर फर्जी है तो बात अलग है, जो मैजिशियंस की ट्रिक होती है, कार्ड में ही अगर कोई फर्जी वाला है तो बात अलग है. वरना जेन्युइन अगर आप एक कार्ड्स का पत्ता लेंगे, उसमें से कोई भी कार्ड ड्रॉ करेंगे, आप पहले से नहीं बता सकते कि कौन सा कार्ड निकलने वाला है. समझ में आया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखो यार, मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एक्सपेरिमेंट साइंटिफिक होते हैं उनमें तो हमें पता होता है ना आउटकम क्या आएगा. लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जहां पे ट्रायल का आउटकम पहले से हमको नहीं पता है. तो जैसे एक अनबायस्ड डाई को थ्रो करें, अनबायस्ड का मतलब ऐसा डाइस ना हो कि उसका कोई साइड हैवी है कोई साइड हल्का है, वेट चारों तरफ इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए. तो आप ये तो बता सकते हो कि नंबर 1 से 6 तक कुछ आएगा, बट कौन सा नंबर आएगा नहीं पता. ऐसे ही सिक्का उछालेंगे, हेड आएगा या टेल आएगा हमको नहीं पता. ठीक है, अब जैसे देखो, यहाँ पे दिल्ली आने पे मुझे 10 का सिक्का मिल गया है. ये देखो, ये 10 का सिक्का है. इसका ये फ्रंट वाला साइड जहां पे नंबर लिखा है इसको मैं बोल देता हूं टेल, और ये एम्बलम जहां बना है नेशनल एम्बलम, ये हो गया हेड. ठीक है, अब आइए उछालते हैं, टॉस करते हैं. अब देखो यार, इस बार हेड आया है. ठीक है, इस बार हेड आया, बट जब ये सिक्का हवा में है तो मैं ये तो नहीं बता सकता ना नीचे क्या आने वाला है. अब इस बार क्या है, इस बार भी हेड आ गया.
ठीक है, आने के लिए हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, बट इस बार हेड आ गया। तो व्हेन दिस कॉइन इज इन एयर, तो मुझे ये नहीं पता इस ट्रायल का आउटकम क्या आएगा। ठीक है, 50-50 चांस है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसा एक्सपेरिमेंट कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे ही अगर आपके पास एक वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स है, उसमें से कोई कार्ड अगर आप खींचेंगे, दैट इज अगेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जैसे एक डाई है, देखो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। डाई है वो एक क्यूब होता है, उस क्यूब के 6 फेसेस होते हैं। आप सब लोगों ने लूडो तो खेला ही होगा, लूडो में जो डाइस होता है उसे डाई भी कह सकते हो। उस डाई के 6 फेसेस होते हैं, हर एक पे नंबर होता है 1 2 3 4 5 6। नंबर की जगह मोस्ट ऑफ द केसेस में ना डॉट बनी होती हैं, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, इस टाइप से। तो जो भी अपर मोस्ट फेस पे नंबर आएगा, जब आपका डाइस टिकेगा, तो जो भी नंबर उसके टॉप फेस पे होगा वो उसका आउटकम माना जाता है। ठीक है, वो उसका आउटकम माना जाता है जो उसके टॉप फेस पे नंबर दिखता है। ऐसे कार्ड्स में 52 कार्ड होते हैं, वो 4 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं। स्पेड, हिंदी में बोलते हैं पान, क्लब चिड़ी, हार्ट, क्या बोलोगे, नहीं स्पेड बोलोगे हुकुम, क्लब चिड़ी, हार्ट पान, डायमंड ईंट, ऐसा बोल देते हैं, है ना। तो क्लब, स्पेड, डायमंड, हार्ट्स, ये 4 होते हैं। हर एक के अंदर 13 पत्ते होते हैं। नंबर होता है 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक ये 9 पत्ते नंबर वाले होते हैं। एक इक्का होता है ए, उसको एस बोला जाता है इंग्लिश में, एस, ये 10 हो गए। और 3 होते हैं फेस कार्ड। फेस कार्ड क्या होता है, किंग, क्वीन, और इसके अलावा क्या होता है बताओ, जैक। क्या होता है, जैक। जे माने जैक, के माने के किंग, क्यू माने क्वीन, जे माने जैक। हिंदी में बोल देते हैं हुकुम, नहीं क्या बोलते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। बादशाह, बेगम और गुलाम बोल देते हैं। किंग को बोलते हैं बादशाह, क्वीन को बोलते हैं बेगम, और जैक को बोल देते हैं गुलाम। ठीक है, तो ये फेस कार्ड होते हैं, या ऑनर कार्ड बोल सकते हो। ठीक है, और 10 जो है नंबर वाले कार्ड है, लेकिन उसमें इक्के को ए लिखा जाता है, 1 से नहीं दिखाया जाता। 2 से 10 तक नंबर होता है। जोकर नहीं होता गधो, जोकर अलग है। जोकर तो 53rd कार्ड होता है, एक दो जोकर डाल के दे देते ना, 53rd 54th कार्ड होता है वो। सैंपल स्पेस, जब भी आप कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, उसके सेट को बोला जाता है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस का एक एक आउटकम कहलाता है सैंपल पॉइंट। जैसे डाई को थ्रो किया तो 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 से 6 तक, तो उसके सैंपल स्पेस में 6 नंबर लिखोगे, 1 2 3 4 5 6। सेट मैंने आपको कैलकुलस के स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो उसके सेट में 6 आउटकम लिखे जाएंगे 1 से लेके 6। और इसमें एक एक नंबर जो है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, दीज आर कॉल्ड एज द सैंपल पॉइंट। यूजुअली सैंपल स्पेस का जो सेट बनता है उसको आप एस से दिखाते हैं। क्या लिखते हैं, एस। जैसे देखो, कॉइन के टॉस करने पे 2 चीजें हो सकती हैं, हेड या फिर टेल। तो इसके सैंपल स्पेस में आपने 2 एलिमेंट लिखे, एच और टी। एच माने हेड, टी माने टेल। तो ये दोनों क्या है, सैंपल पॉइंट है, और इनका सेट क्या है, सैंपल स्पेस। अगर 2 सिक्के उछाले, या एक सिक्का 2 बार उछाला, तो हेड हेड आ सकता है, पहली बार भी हेड, दूसरी बार भी हेड जैसा हुआ। या पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, या दोनों बार टेल। तो 4 पॉसिबल आउटकम है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। डाई को थ्रो करा, 6 नंबर आ सकते हैं, उसके सैंपल स्पेस में 6 नंबर आ गए 1 से लेके 6 तक। एलिमेंट्री इवेंट, एक ऐसा इवेंट जिसके सैंपल स्पेस में, ठीक है, या एक ऐसा इवेंट जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट आएगा, दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री इवेंट। देखो सैंपल स्पेस क्या है, सभी पॉसिबल आउटकम। ठीक है, इवेंट क्या है, इवेंट समझिएगा, मैंने 2 सिक्के उछाले, मैं कहता हूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि दोनों सिक्कों पे हेड आया। तो ये जो दोनों सिक्कों पे हेड आया, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक इवेंट है।
मैं कह रहा हूं इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि ऐसा होगा, इस बात के क्या चांसेस हैं ये बताइए। तो आप किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, दैट इज द इवेंट। तो जैसे मैंने बोला दो सिक्के उछाले, दोनों बार हेड आया, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो इवेंट में मैं क्या ले रहा हूं, टू हेड्स, तो ये एक ही तो एलिमेंट हुआ, हेड हेड। तो चार में से एक एलिमेंट मेरा इवेंट में आ रहा है, तो दैट इज अ एलिमेंट्री इवेंट। तो जिस इवेंट के अंदर सिर्फ एक सैंपल पॉइंट आएगा, दैट इज द एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है। अब जैसे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन टुडे, आज बारिश होने के चांसेस बताओ। तो आज बारिश होना इज अ इवेंट। ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि इस क्लास में से विनित भाई का रैंक अंडर 100 लगेगा, तो विनित भाई का अंडर 100 रैंक लेके आना इज अ इवेंट। ठीक है। तो इवेंट ये चीज होती है। तो आप अलग अलग इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, बट अगर इवेंट के अंदर सिर्फ एक सैंपल पॉइंट आया, तो दैट इज कॉल्ड एज द एलिमेंट्री इवेंट। सर एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट कैसे आएंगे? मान लो मैं कहता फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि पहले टॉस पे हेड आए। अब दो इवेंट हो सकते थे, पहले पे हेड दूसरे पे हेड, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल। क्योंकि मैंने क्या लिखा, सिर्फ पहले पे हेड आएगा। पहले पे हेड दो सिचुएशन में आ रहा है, तो इस इवेंट के अंदर दो एलिमेंट आएंगे, हेड हेड एंड हेड टेल। तो ये एलिमेंट्री इवेंट नहीं हुआ। जिस इवेंट में एक से अधिक पॉइंट आ गए, दैट इज नॉट अ एलिमेंट्री इवेंट। चलिए अब ये बताइए, इफ 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, आपको सैंपल स्पेस रिप्रेजेंट करना है और इवेंट बताना है जिसमें कम से कम दो हेड आए। इन चीजों पे ध्यान देंगे, एटलीस्ट, यानी कि 2 हेड या 3 हेड, कम से कम दो आए, तीन से ज्यादा तो नहीं आते ना, तीन ही सिक्के उछाले हैं। अब देखो क्या होता है, पहला कॉइन हेड या टेल, अब इसके बाद दूसरा हेड आ सकता है, ये दो कॉइन हो गए। इसके बाद तीसरा भी हेड आ सकता है या तीसरा टेल, तीसरा हेड आ सकता है या तीसरा टेल, तीसरा हेड आ सकता है या। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है। अब एलिमेंट इवेंट जिसमें दो या तीन हेड हो, तीन हेड, दो हेड, दो हेड, दो हेड, तो एलिमेंट इवेंट के अंदर चार एलिमेंट आएंगे। एटलीस्ट का मतलब है दो या फिर तीन। ठीक। तो सैंपल स्पेस में 8 एलिमेंट हैं और इवेंट में चार एलिमेंट हैं। समझे? अब ये ट्राई करो, एक टिकट निकाली है रैंडमली 24 टिकट के एक बैग में से, जिसमें टिकट पे नंबर डला है 1 से लेके 24। तो आप सैंपल स्पेस दिखाइए और इवेंट जिसमें टिकट का नंबर प्राइम नंबर है और दोनों में एलिमेंट बताइए। प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी विनीत भाई, ओवर स्मार्ट नहीं बनेंगे। चलिए, ओवर स्मार्ट बनने से गेट में 5 नंबर लेस। अब देख लो किस किस को बनना है, आ जाओ। 24 टिकट का एक बैग है, 1 से लेके 24 नंबर तक की टिकट्स रखी हैं। इसका सैंपल स्पेस बताइए और प्रोबेबिलिटी बताइए एक ऐसी टिकट निकालने की जिस पे लिखा नंबर प्राइम नंबर है। चलो भाई।
कल से तुम्हारी क्लास बैंगलोर से ही होगी। कल का लेक्चर मैथ्स का 4 बजे ही रहेगा, असाइनमेंट डिस्कस करेंगे, देखते हैं लीनियर अलजेब्रा के कितने असाइनमेंट कवर कर पाते हैं। कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा कवर करें, बट एटलीस्ट आइगन वैल्यू के एक असाइनमेंट तक हो जाए, है ना। कम से कम आइगन वैल्यू के एक असाइनमेंट तक भी पहुंच गए तो बड़ा सुकून रहेगा। नहीं तो रैंक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन तक हो जाए, उतना हो जाए। ठीक है, चलो ये देखो, सैंपल स्पेस में आएगा 1 2 3 4। अब ये मत सोचना कि सर सारे नंबर लिखेंगे, समझ जाओ। ठीक है, 24 एलिमेंट। अब इवेंट ऐसा जिसमें प्राइम नंबर आ रहा है 2 3 5 7 11 13 17 19 23, तो यहां पे 9 एलिमेंट है। ठीक है, 9 एलिमेंट आ गए। अब मिक्स्ड इवेंट, मिक्स्ड इवेंट माने जिसमें एलिमेंट्री इवेंट नहीं होता उसे मिक्स्ड इवेंट कहते हैं। यानी एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से अधिक, एक ऐसा इवेंट जिसमें एक से अधिक एलिमेंट होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज अ मिक्स्ड इवेंट। जिसमें एक से अधिक एलिमेंट होंगे दैट इज सेड टू बी मिक्स्ड इवेंट, या एक से अधिक सैंपल पॉइंट होंगे। जैसे देखिए, मैंने बोला एटलीस्ट एक हेड आ जाए, 2 कॉइन टॉस किए, ये सैंपल स्पेस हो गया। एटलीस्ट एक हेड आ जाए यानी एक हेड या 2 हेड, तो हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड। इसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं इवेंट में, मिक्स्ड इवेंट है। मैंने बोला डाई थ्रो किया, एक इवन नंबर आ जाए। इवन नंबर क्या है? 2 4 6। ठीक है, 6, सॉरी 2 दिखा दिए, 6। तो ये 3 एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, तो दैट इज अ मिक्स्ड इवेंट। मैंने बोला 3 से डिविजिबल नंबर आ जाए यानी 3 और 6, तो उसमें भी 2 एलिमेंट आए, मिक्स्ड इवेंट। तो इवेंट को आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो, मिक्स्ड इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट चीज है प्रोबेबिलिटी। हाँ, 1 to 24 में प्राइम एलिमेंट भी एक मिक्स्ड इवेंट है। ठीक है, समझे भाई? चलो, इक्वली लाइकली इवेंट, इक्वली लाइकली इवेंट माने जिनके होने के चांसेस बराबर हैं, किसी के भी होने के चांसेस ज्यादा नहीं है। ठीक है, दोनों चीजों के चांसेस अगर बराबर हैं दैट इज कॉल्ड एज इक्वली लाइकली। जैसे एक सिक्का उछाला, अनबायस्ड सिक्का है, माने उसका वजन दोनों तरफ सेम है, अनबायस्ड है, तो उसमें हेड और टेल आने के बराबर चांसेस हैं, तो दीज आर इक्वली लाइकली। जब अनबायस्ड डाई हमने थ्रो किया तो 1 से 6 तक सभी नंबर के आने के चांसेस बराबर हैं, तो दे आर इक्वली लाइकली। आप पहले से सोच के नहीं बैठ सकते 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा। यू कैन नॉट प्रेफर वन आउटकम ओवर द अदर। तो जब आप प्रेफरेंस नहीं दे सकते तो ऐसे इवेंट कहलाते हैं इक्वली लाइकली। बात समझ में आई? इक्वली लाइकली का मतलब जिनके होने के सभी के चांसेस बराबर होते हैं, दे आर इक्वली लाइकली। इंडिपेंडेंट इवेंट,
इंडिपेंडेंट का मतलब है एक इवेंट के होने से दूसरे पे असर ना पड़े। मैंने डाई को पहली बार थ्रो किया, पहला इवेंट है कि ऑड नंबर आ जाए, और दूसरा इवेंट मैं ले रहा हूं दूसरे थ्रो में इवन नंबर आ जाए। अब पहले में ऑड आया, इस बात का दूसरे में इवन आने से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे थ्रो में भी 6 के 6 नंबर आने के चांसेस बराबर हैं। दूसरे में भी 6 के 6 नंबर आने के चांसेस बराबर हैं। आप ये नहीं कह सकते पहले में ऑड आया था तो मुझे पता है दूसरे में इवन आने के चांसेस ज्यादा होंगे या कम होंगे, बराबर होंगे। तो यानी कि पहले थ्रो पे ऑड आने से अगली थ्रो के आउटकम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो दैट इज इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, जैसे इवन है ऑड नंबर का होना, E2 है इवन नंबर का होना। तो ऑड नंबर का आना इवन नंबर के आने पे डिपेंड नहीं करता, या इवन नंबर का आना ऑड नंबर के आने पे डिपेंड नहीं करता, तो दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इवेंट। ये बात समझ में आई? इंडिपेंडेंट इवेंट क्या है? इक्वली लाइकली में बेटा मिक्स्ड इवेंट भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। इक्वली लाइकली का अगर और टेक्निकल परिभाषा देखोगे ना, जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी सेम है दे आर इक्वली लाइकली। ठीक है, बट अभी प्रोबेबिलिटी पे गए नहीं है ना, इसीलिए यूज नहीं किया मैंने ये बात। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ टू इवेंट्स of two or more events must be same for them to be equally likely. ठीक है, ये बात समझ में आया? डिपेंडेंट इवेंट का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी, जैसे चलो वर्ल्ड कप का ही एग्जाम्पल ले लो। अभी वर्ल्ड कप इंडिया जीती थी, फाइनल मैच का एग्जाम्पल लेते हैं। इवेंट है कि फाइनल मैच में विराट कोहली इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहता है, और दूसरा इवेंट है कि इंडिया मैच जीतती है। क्या ये दोनों इवेंट रिलेटेड हैं? यस। विराट कोहली के रन बनाने से इंडिया के जीतने के चांसेस पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो दे आर डिपेंडेंट। या फिर हम ये कहते हैं, मान लीजिए, ठीक है, एक इवेंट है बेटा कि आप प्रोबेबिलिटी में अच्छा करते हो, अपना कंसेप्ट लेवल अच्छा डेवलप करते हो, और दूसरा इवेंट है आपकी गेट में रैंक आती है। क्या इन दोनों का आपस में रिलेशन है? यस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, तो अगर आपका प्रोबेबिलिटी अच्छा है तो आप वहां से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो ये दोनों इवेंट भी डिपेंडेंट हुए। समझे भाई? चलिए, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो, इवेंट के अंदर आप सैंपल पॉइंट दिखा रहे हो, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट वो होते हैं बेटा जिनके सैंपल पॉइंट्स को जोड़ने से पूरा सैंपल स्पेस बन जाए। जैसे समझना, मैंने डाई थ्रो किया, एक इवेंट है कि ऑड नंबर आएगा 1, 3 या 5, दूसरा इवेंट है इवन नंबर आएगा, माने 2, 4 या फिर 6। अब अगर इनके सारे पॉइंट्स कंबाइन कर दें तो बन जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 पूरा सैंपल स्पेस। तो हम लोग क्या कहते हैं? कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स results in sample space। ठीक है, रिजल्ट्स इन सैंपल स्पेस। तो दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कंबाइन करने से सैंपल स्पेस बन जाता है। आपको याद होगा मैंने सेट में भी बताया था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अगर एक सेट के एलिमेंट्स को आप डिलीट कर दें सैंपल स्पेस में से या पूरे सेट में से, तो बचे हुए एलिमेंट कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। दिस इज सेम कॉन्सेप्ट कैलकुलस में बताया था ना, एज सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट।
एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट वाला ही कॉन्सेप्ट ये भी है। ठीक है भाई, सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट भी ऐसे ही देखा जाता है। अगर आपके पास जैसे सैंपल स्पेस है, उसमें से आपने ऑड नंबर हटा दिए 135, तो बचा क्या? इवन नंबर, यानी ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? इवन नंबर। तो कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से ई कॉम्प्लीमेंट इज सैंपल स्पेस माइनस ई। जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट कैसा होता है, आज के दिन बारिश होगी, इसका कॉम्प्लीमेंट आज के दिन बारिश नहीं होगी। ठीक है, आज के दिन आपको प्रोबेबिलिटी समझ आएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट आज के दिन प्रोबेबिलिटी नहीं समझ आएगा। वो अलग बात है, कॉम्प्लीमेंट होने की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर है। अब इस तरह के इवेंट्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उस इवेंट का ना होना। डाई थ्रो करने पे इवन नंबर आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, इवन नंबर नहीं आएगा तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा। इसीलिए ऑड नंबर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवन नंबर। समझे क्या? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, जिन इवेंट्स में कोई भी सैंपल पॉइंट कॉमन नहीं होता, यानी इवेंट क्या है? एक सेट ऑफ आउटकम ही तो है। देखो सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल आउटकम, इवेंट इज द सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम। सैंपल स्पेस सेट ऑफ ऑल आउटकम, इवेंट सेट ऑफ सम और फेवरेबल आउटकम। अब जैसे दो इवेंट ले लो यार, आपका डाई थ्रो करने पे इवन नंबर आना या डाई थ्रो करने पे ऑड नंबर आना, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ऐसे सेट का इंटरसेक्शन, ऐसे इवेंट्स का इंटरसेक्शन क्या आता है? नल सेट। क्या आता है ऐसे इवेंट्स का इंटरसेक्शन? नल सेट। जैसे देखिए, जब आप एक अनबायस्ड डाई थ्रो करते हैं तो आपके पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। आपके पास 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, राइट? तो सैंपल स्पेस क्या हो गया? 1 से लेके 6। मैं कह रहा हूं पहला इवेंट है ऑकरेंस ऑफ अ नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब 1 से 3, 1 से 4 मत कहना, लेस देन 4 माने 1 से 3। और दूसरा इवेंट है ग्रेटर देन 4, यानी 5 और 6। अब इन दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, 1 2 3 और 5 6 में, तो इनका इंटरसेक्शन नल सेट हुआ। नल सेट होने से क्या आता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिन इवेंट्स को अगर आपने कंबाइन कर लिया तो आपको सैंपल स्पेस मिल जाएगा, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट। तो इस लॉजिक से एन इवेंट and its complement are always exhaustive। ठीक है, तो जब भी आप इवेंट्स को कंबाइन करते हैं और उससे आपको सैंपल स्पेस मिल जाए, ऐसे इवेंट्स को कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। अगर इंटरसेक्शन से नल सेट मिले, एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, और अगर यूनियन से सैंपल स्पेस मिले तो दैट इज एग्जॉस्टिव इवेंट। अब यूनियन में क्या होता है ना, यूनियन में हमेशा एक चीज याद रखना, while टेकिंग यूनियन, ये मैंने सेट में भी बताया था, कॉमन एलिमेंट आर कंसीडर्ड ओनली वंस। ठीक है, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लेना है। जैसे देखो, जैसे देखो 1 2 3 4 है, एक इवेंट है जिसमें नंबर 5 से छोटा है, दूसरा इवेंट है जिसमें नंबर 2 से बड़ा है, 3 4 5 6। अब यूनियन लो, यूनियन में दोनों के सारे एलिमेंट लेने हैं। तो ये जो 3 और 4 है बेटा, और इधर भी 3 और 4 है, इसको एक ही बार लेना, इसको एक ही बार लेना। तो 1 2
3 4 5 6 बन गया सैंपल स्पेस, बन गया सैंपल स्पेस। तो यहां पे बेटा ये क्या हो गया, एग्जॉस्टिव हो गया, और इनका इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट इज नॉट नल सेट। तो ये एग्जॉस्टिव तो है बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा एग्जॉस्टिव भी होते हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होते हैं। ओके, इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट हमेशा एग्जॉस्टिव भी होंगे और एक्सक्लूसिव भी होंगे। बट ऐसा मत समझना कि हर इवेंट जो एग्जॉस्टिव है वो एक्सक्लूसिव भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में भी यही चीज दर्शाई ना कि एग्जॉस्टिव है बट एक्सक्लूसिव नहीं है। ये बात समझे, एग्जॉस्टिव में यूनियन लेना है, यूनियन लेने के लिए कॉमन एलिमेंट एक ही बार देखे जाते हैं, दो दो बार नहीं। ठीक, अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, जिन इवेंट्स के यूनियन से सैंपल स्पेस बनती है और उनके इंटरसेक्शन का नल सेट आता है, वो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। इसका बेस्ट एग्जांपल है इवेंट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट। जैसे देखिए आपने डाई थ्रो किया, अब ऑड नंबर आना यानी 1 3 5, इवन नंबर आना माने 2 4 6, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो इंटरसेक्शन नल सेट है। यूनियन देखो 1 2 3 4 5 6, दैट इज द सैंपल स्पेस। तो यूनियन आ गई सैंपल स्पेस, इंटरसेक्शन आ गया नल सेट, तो ये एग्जॉस्टिव भी है और एक्सक्लूसिव भी है। तो ऐसे इवेंट हमेशा कौन से होते हैं, एक इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट। यहां एक ही केस बन सकता है, इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट ही ऐसी चीज है जो एक्सक्लूसिव भी है एग्जॉस्टिव भी है। यहां भी तो ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट है इवन नंबर, ऑड नंबर का कॉम्प्लीमेंट है इवन नंबर, तो इवेंट और उसका कॉम्प्लीमेंट ही होते हैं जो एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव दोनों होते हैं। अब प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, प्रोबेबिलिटी में आप ये काउंट करते हो कि कितने केसेस आपके इवेंट के फेवरेबल हैं। जैसे आपने बोला इवन नंबर आना, डाई के थ्रो पे इवन नंबर आना यानी 2 4 6, तो 3 केसेस मेरे फेवर में आए, 2 4 और 6। और कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, कितने एलिमेंट सैंपल स्पेस में आएंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इस रेशो को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा 0 से 1 आता है। किसी भी इवेंट के एलिमेंट कभी भी सैंपल स्पेस से ज्यादा नहीं हो सकते। इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इवेंट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। 0 प्रोबेबिलिटी का मतलब इवेंट होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। और 1 का मतलब श्योर शॉर्ट इवेंट है, श्योर शॉर्ट इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटी 0 और श्योर इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1। अब जैसे मैं सिक्का उछालूं तो हेड या टेल आएगा ही आएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 1 हो गया। अब कुछ गधे कहेंगे अगर सिक्का खड़ा हो गया, भाई अगर फर्श पे उछालोगे तो नहीं होगा, घास वास में खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो सिक्का उछालेंगे तो हेड या टेल आना निश्चित है, तो मैं कहूंगा सिक्का उछालने पे हेड या टेल आए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1, इस चीज की प्रोबेबिलिटी 1। ठीक है, मैं कहता हूं डाई थ्रो करने पे 8 दिखाए, फिर या तो तुम्हारा डाई खराब है वरना इसकी प्रोबेबिलिटी 0, 1 से 6 तक ही दिखा सकता है। ठीक है, तो इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी ऐड करें तो 1 होगा, क्योंकि भैया या तो एक इवेंट होगा या तो नहीं होगा। जैसे मैंने बोला ना हेड की प्रोबेबिलिटी और टेल की,
अब सिक्का उछालने पे हेड या टेल कोई एक तो आएगा, तो हेड की प्रोबेबिलिटी प्लस टेल की प्रोबेबिलिटी मिला के 1 होनी चाहिए, क्योंकि किसी एक का आना तो निश्चित है। अब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट इज इक्वल टू NS या इवेंट के कॉम्प्लीमेंट E। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ठीक है। कॉम्प्लीमेंट कैसे बनता है, सैंपल स्पेस में से इवेंट हटा के ना बेटा। तो कॉम्प्लीमेंट में कितने एलिमेंट होते हैं, सैंपल स्पेस में से इवेंट के एलिमेंट घटा दो। ठीक है, तो ऑड्स इन फेवर ऑफ ई क्या होता है, ए बाय बी, ऑड्स अगेंस्ट ई इज बी बाय ए। तो ए क्या है, केसेस जो ई के फेवरेबल हैं, और बी क्या है, ई डैश के फेवरेबल। तो ए के फेवर में ऑड्स क्या होते हैं, ए बाय बी, और ए के अगेंस्ट क्या होते हैं, बी बाय ए। यानी ई बाय ई डैश ऑड्स इन फेवर, ई डैश बाय ई ऑड्स अगेंस्ट। ठीक है, बहुत जगह ऑड्स टर्म आप देखोगे। अब ये बताओ, दो डाई आपने साइमल्टेनियसली थ्रो किए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों पे जो आने वाला नंबर है उसका टोटल 11 से कम आए, बताओ। चलो देखें, लेस देन 11 यानी टोटल 2 से लेके 10। ये तो मिनिमम है ना, दो तो आएगा ही आएगा मिनिमम, एक और एक आया अगर। सम दो आने के एक ही केस है, तीन आने के दो केस हैं, चार आने के तीन केस हैं, पांच आने के चार केस हैं, छह आने के पांच केस हैं, छह केस हो गए, आठ आने के नौ आने के 10 आने के टोटल फेवरेबल कितने हो गए, एक और दो तीन, और तीन छः, चार 10, पाँच 15, छः 21, पाँच 26, चार 30, 33, और टोटल 36। तो
तो प्रोबेबिलिटी 33/36। ठीक है, इसी को करने का एक तरीका ये भी होता, ऑल्टरनेटिवली दिस इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया ना, तो यहां पे आपकी मेहनत बच जाती। सम ग्रेटर देन इक्वल टू 11, तो 3 हुए ना, टोटल 36 होते हैं। ये देखो कितना इजी हो गया, करेक्ट, कितना इजी हो गया काउंटिंग, करेक्ट है। चलो, इफ अ लीप ईयर इज सिलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस इट विल कंटेन 53 संडे। मैंने लीप ईयर पकड़ा कोई, उसमें 53 संडे आएंगे, क्या चांसेस है। देखें, देखो समझना, 1 ईयर 52 वीक्स 364 डेज, ठीक है, यानी 52 टाइम्स ऑल 7 डेज आर रिपीटेड। ठीक है भाई, 52 बार तो 7 दिन आते हैं, बात है 53 संडे की। अब नॉर्मल ईयर 365 डेज, यानी कि 1 एक्स्ट्रा डे, यहां पे ऑल 7 डेज पॉसिबल। अब आप कह रहे हो जो एक एक्स्ट्रा डे है वो संडे होना चाहिए ताकि 53 संडे हो जाए, तो 1/7। लीप ईयर 2 एक्स्ट्रा डेज, क्योंकि 366 डेज होते हैं। अब उसमें आपको 53 संडेज चाहिए, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं ये कैसे हो सकते हैं, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे। अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं कि 53 संडे आ जाएं, एक तो ये और एक ये, कि वो 2 दिन संडे मंडे हो या सैटरडे संडे हो। टोटल कितनी है, 7, तो 52 टाइम्स तो आ ही रहा है। यहाँ 2 केसेस और बने जिसमें एक एक्स्ट्रा संडे मिलेगा, 2/7। समझ में आया भाई किस तरह से सोचना है, बोलो, क्लियर हुआ ये। चलो, फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड 3 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी बताइए, एक किंग, एक क्वीन, एक नेव, नेव माने गुलाम, जैक, ये 3 कार्ड निकले। 52 में से 3 कार्ड निकाले, किंग क्वीन और जैक निकलना चाहिए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है।
तो देखो 4 किंग्स होते हैं आपके पास, 4 क्वीन, और 4 नेव। ठीक है, अब ये मत कहना कि फेवरेबल आउटकम 12 है, नहीं। प्रोबेबिलिटी, इन 4 में से एक पत्ता निकलना चाहिए, 4 क्वीन में से एक निकलना चाहिए, और 4 नेव में से एक निकलना चाहिए। ये कंपल्शन है बेटा, तीनों पत्ते, एक किंग, एक क्वीन, एक नेव होना चाहिए, नहीं कि इन 12 में से कोई 3। 12 में से कोई 3 तो तीनों जैक भी हो सकते हैं। टोटल 52 में से 3 सिलेक्ट करने हैं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला था कि मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ाया है, देख लो। बट कहाँ तुम मेरी सुनने वालों में हो। ये गया 13, 16, 96, 32, ये 3 यहाँ से आ जाएगा, 2, 16, ये आएगा 8/16, 575। ये कहाँ से आ गया भाई? ये क्लियर हुआ? बताओ। एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, बाय आर फैक्टोरियल। तो यही मैंने किया, 50 था ना, 52C3, तो 52, 51, 50। अलीशा बेटा 52 में से 3 कार्ड चुनने के कितने तरीके हैं? 52C3। दिस इज 1 बाय 1 थोड़ी ना चुने हैं कार्ड जो एक एक करके निकालोगे। वो 1 बाय 1 का होता मेरे भाई, सुपर्शना जो आप लिख रहे हो। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n। ठीक है, तो मुझे 4 में से एक इक्का, 4 में से एक किंग चाहिए, 4 में से एक क्वीन, 4 में से एक जैक, डिवाइडेड बाय टोटल 52 में से 3 कार्ड्स। ठीक है, क्लियर हुआ सुपर्शना आपका डाउट? सुपर्शना जो मेथड बता रहे हैं वो कह रहे हैं पहले मैंने 4 में से एक किंग निकाल लिया, अब 51 पत्ते बचे, फिर मैं 4 में से एक क्वीन निकाल रहा हूँ, 50 पत्ते बचे, मैं 4 में से एक जैक निकाल रहा हूँ, यानी कि 1 बाय 1 ड्रॉ कर रहे हैं। उसने ये कभी नहीं बोला, उसने बोला 3 कार्ड निकाले गए, तो सीधा 52C3। अब ये देखो, अ बैग कंटेन 8 रेड एंड 5 वाइट बॉल। तो प्रोबेबिलिटी बताइए, तीनों बॉल जो आपने ड्रॉ की वो वाइट थी। अब कैसे करोगे? 5 में से 3 वाइट बॉल चुननी है, डिवाइडेड बाय 13 में से 3। चार 3 12, तो 143। ठीक, ये बन गया। अब ऐसे अगले दो पार्ट करो, अगले दो पार्ट करो। तुमने सुपर्शना की तरह किया या मेरी तरह किया अखिल भाई, किसकी तरह किया? और बच्चों अगर समय मिले तुम्हें अपने बिजी शेड्यूल में से, तो भाई चाहे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की पीडीएफ ही रीड कर लेना। मैं नहीं कह रहा चलो तुम पूरा करो, बट एटलीस्ट कॉम्बिनेशन वाले लेक्चर तक तो कर लो। मैंने उसमें पहले कॉम्बिनेशन ही पढ़ाया, परमुटेशन से छोड़ देना, कॉम्बिनेशन तक कर लो। ठीक है, पीडीएफ पीडीएफ भी रीड कर लोगे तो भी मेरे हिसाब से समझ जाओगे, क्योंकि अब प्रोबेबिलिटी में तो देखो यूज होगा।
ऑल 3 आर रेड, क्या करेंगे? छः आठ 48, 48 4 पे गया, 4 28/143। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा, एक बॉल रेड और 2 वाइट, तो 8 में से एक चुनना है और 5 में से 2, तो 8 इंटू 10 80, या फिर ऐसा कर लो 8 इंटू 2 हो जाएगा। ये 2 पे गया तो ये 4 चला जाएगा, 40/143। ठीक है, 40/143। अब ये देखो, एक मैथ्स का प्रॉब्लम 3 बच्चों को दिया और प्रोबेबिलिटी इस बात की कि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए हाफ, 1/3 एंड 1/4, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या प्रोबेबिलिटी है? बताओ भाई। सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी। ए, सॉल्व की प्रोबेबिलिटी हाफ, नॉट की प्रोबेबिलिटी हाफ। बी, सॉल्व की प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/3, नॉट की 2/3। सी, सॉल्व की प्रोबेबिलिटी 1/4 और नॉट की 3/4। तो 2 से 2 कटा, 3 से 3, 3/4 खत्म। ए, तो आंसर विल बी ए। सर आपने डायरेक्टली क्यों नहीं निकाला? डायरेक्ट करने जाते तो क्या करते? ए सॉल्व, बी एंड सी नो। कितने केसेस बनते सोचो? बी सॉल्व, ए एंड सी नो। सी सॉल्व, ए एंड बी नो। ए बी सॉल्व, सी नो। बी सी सॉल्व, ए नो। सी ए सॉल्व, बी नो। या ए बी सी तीनों सॉल्व। तो ऐसे करके 7 केस लेने पड़ते। अभी एक केस से हो गया कि तीनों में से किसी से भी ना बने। अब देखो, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये कहता है कि अगर एक ऑपरेशन m तरीके से कर सकते हो, उसके बाद कोई दूसरा ऑपरेशन है उसे n तरीके से कर सकते हो, तो इन दोनों को वन आफ्टर दी अदर कितने तरीके से करोगे? m इंटू n। जब भी एंड ऑपरेशन करेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है। समझ लो आदित्य भाई, मल्टीप्लाई कब करते हैं? जब एंड है। पिछले क्वेश्चन में यही हुआ, ना तो ए से बने एंड बी से भी ना बने एंड सी से भी ना बने, और कंडीशन ये एंड है, किसी से भी ना बने तो मल्टीप्लाई किया। एडिशन प्रिंसिपल, अगर एक ऑपरेशन m तरीके से हो सकता है, दूसरा n तरीके से हो सकता है, और दोनों में से कोई एक हो जाए, दोनों में से कोई एक हो जाए या दोनों हो जाए, और वाली बात है m+n। ठीक है, अब जैसे देखो, इंडिया जीत सकती है कोहली के सेंचुरी मारने से भी, रोहित शर्मा के मारने से भी, कोई भी एक मार दे या दोनों मार दे, हमको क्या फर्क पड़ता है? इंडिया जीतनी चाहिए, तो m+n। इंडिया सिर्फ तब जीत सकती है जब कोहली सेंचुरी मारे और बुमराह 5 विकेट ले, तो एंड ऑपरेशन आ गया। ठीक है, दोनों ही होने चाहिए, तो m इंटू n। समझे?
मल्टीप्लाई तब जब दोनों का होना अनिवार्य है, प्लस तब किसी एक के होने से भी चल जाएगा। ठीक। अ हॉल हैज 12 गेट। इन हाउ मेनी वेज कैन अ मैन एंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट ऑफ द अदर गेट? एक से एंटर करे और दूसरे से लीव करे, एंड आ रहा है, बताओ। एंड कितने तरीके से आदमी एक गेट से एंटर करके दूसरे से लीव करेगा? बोलो बंधु। अब प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा हूं, नंबर ऑफ वेज बता रहा हूं। बोलो मेरे भाई। एंटरिंग वेज 12, लीविंग 11, कैन नॉट लीव थ्रू एंट्री गेट। तो उस गेट के अलावा किसी भी गेट से जा सकता है। एंड ऑपरेशन है तो नंबर ऑफ वेज 12 इंटू 11 132। देर आर 3 स्टेशन A B C, 5 रूट फ्रॉम A to B, 4 रूट फ्रॉम A to B to C। तो A से C तक जाने के कितने तरीके हैं B से होते हुए? बहुत इजी है। A से C तक जाना है, B से गुजरते हुए कितने तरीकों से जा सकते हो? बताओ। देखो A to B 5 वेज और B से C 4। अब जाना तो A से C है ना, तो एंड ऑपरेशन हुआ ना, ये नहीं कहते A से B जाओ या फिर B से C जाओ। A से B जाओ एंड B से C जाओ। 20। 25 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, 15 लड़के हैं 10 लड़कियां हैं। क्लास टीचर ने एक लड़का या फिर लड़की को मॉनिटर बनाना है, कितने तरीके से बना सकती है? एक लड़का या फिर एक लड़की को मॉनिटर बनाना है, कितने तरीके से बना सकती है? बहुत इजी है, जल्दी बोलो। लड़का या फिर लड़की को मॉनिटर बनाना है, कितने तरीके हैं? पच्चीस, यस। 15 + 10 25। 3 रूट हैं, एयर, रेल, रोड, चेन्नई से हैदराबाद जाने के। हैदराबाद से विकाराबाद के 2 रूट हैं, रेल और रोड। तो चेन्नई से विकाराबाद कितने तरीके से जा सकते हो हैदराबाद होते हुए? आदित्य भाई मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? एक लड़का और एक लड़की, 2 लोगों को मॉनिटर नहीं बनाना, और माने कोई एक बनेगा। अगर एंड होता कि 2 के ग्रुप को बनाना है, तब आंसर आता 150। 2 के ग्रुप को बना रहे होते कि एक लड़का एंड एक लड़की, तब 150 आता। तो ये तो बताया, मल्टीप्लाई करने के लिए एंड, ऐड करने के लिए और। अब चेन्नई से विकाराबाद जाना है हैदराबाद होते हुए। चेन्नई से हैदराबाद 3 रूट, हैदराबाद से विकाराबाद 2 रूट। ठीक है, तो चेन्नई से विकाराबाद 6 रूट।
सी। 6 बुक्स हैं मैथ्स की, 4 फिजिक्स की, 5 केमिस्ट्री की। तो कितने तरीके से बच्चा मैथ्स या फिर केमिस्ट्री की बुक खरीद सकता है? अब आदित्य भाई बताएंगे सही आंसर। कितने तरीके से एक बच्चा मैथ्स या फिर केमिस्ट्री की बुक परचेज कर सकता है? हाँ, और मींस एडिशन, एडिशन माने प्लस। जल्दी बोलो। अब तुम देख रहे हो कितने बेसिक तरह के सवाल तुमको मैं करा रहा हूं। क्या होगा? मैथ्स और केमिस्ट्री, एम और सी, 6 + 5 11। ठीक है, 12 का डी कौन भौचू दे रहा है? अब परमुटेशन, परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन, परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, जैसे अब मान लो मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, अब मैं कहता हूं 10 में से 2 बच्चों को चुना जाए। ठीक है, वो है सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन। इन 10 में से 2 बच्चों को चुना है, इनको कितने तरीके से खड़ा कर सकते हो, कौन आगे कौन पीछे, तो ये हुआ परमुटेशन। तो 10 में से 2 को चुनना कॉम्बिनेशन, 2 को अरेंज करना परमुटेशन। तो जब n में से r चीजों को अरेंज किया जाता है तो npr होता है, ये होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। NCR इज NPR बाय r फैक्टोरियल। या फिर आप ये कह दो आपने n में से r चुना और r फैक्टोरियल। पहले n में से r चुना और फिर r चीजों को अरेंज करने का तरीका होता है r फैक्टोरियल। तो पहले r को चुना फिर अरेंज किया, तो ये बन गया n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये लेटर्स ऑफ द वर्ड है सिंपलटन, सभी को लेके अरेंजमेंट बनाना है। क्या कोई रिपीट हो रहा है? अभी तक तो नहीं। क्या कोई रिपीट हो रहा है? नो सर, नो रिपीटिशन। नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 3 3 6 3 9। अरेंजमेंट इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल। कितने अरेंजमेंट बनेंगे? 9 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये बताइए कितने अलग अलग सिग्नल बना सकते हो? 4 झंडे अलग अलग कलर के, कितने भी झंडे यूज कर सकते हो, 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी। कितने सिग्नल बना सकते हो बताओ? कितनी तरह के सिग्नल बना सकते हो? आपके पास 4 झंडे हैं और आप कितने भी झंडे, कितने भी फ्लैग यूज कर सकते हो? बोलो मेरे भाई। देखो, यहां पे अरेंजमेंट की बात होगी। अब इन्हें मल्टीप्लाई मत करने लगना, ऐड करना। क्योंकि या तो एक झंडा लोगे, या तो 2 लोगे, या तो 3, या तो 4, या वाली कंडीशन है। ठीक है, या वाली कंडीशन है तो एडिशन करेंगे। तो गलत 24 जितनों का आ रहा है सबका गलत। ठीक है, और मल्टीप्लाई भी मत कर देना बेटा, क्योंकि कोई एक केस बनेगा, या तो एक झंडा, या तो 2, या तो 3, या तो 4। बट एक सेकेंड, हमने ये तो बोला ही नहीं 4C2। रुको, गड़बड़ हो गई। 4P3 4 फैक्टोरियल बाय 1 फैक्टोरियल
4p2 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 48 60 64। ठीक है 64 आएगा। अब अगर देखो n चीजें आपके पास जिसमें p एक जैसी हैं, q एक जैसी हैं, r एक जैसी हैं और बाकी सब डिफरेंट हैं, तो रिपीटेड चीजों के फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं। डिवाइड बाय फैक्टोरियल ऑफ रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब सारे अलग अलग नहीं होते तो रिपीटेड ऑब्जेक्ट के अरेंजमेंट से डिवाइड करते हैं। जैसे मानो यार 2 संतरे हैं या 3 संतरे हैं, आप कहोगे उन्हें अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल यानी 6 तरीके हैं, लेकिन संतरे तो एक जैसे हैं, 6 के 6 तरीके दिखेंगे तो एक ही जैसे, तो यानी कि उसको एक ही गिनना है, तो 6 से डिवाइड कर देना। अब देखो अरिहंत है, अरिहंत कितने लेटर? 7 लेटर। इसमें 2a है, तो अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 24 पंजे 120 720 इंटू 7/2 2520। ठीक है 2520। समझ में आया? तो जो रिपीटेड होते हैं उनके अरेंजमेंट से डिवाइड करना होता है, क्योंकि 2 ए हैं, कौन सा ए पहले कौन सा ए बाद में क्या फर्क पड़ता है? ए तो ए है। सोच के देखो, इसके जितने भी लेटर बनाओगे उसमें कौन से ए को पहले और कौन से ए को बाद में लिखते हो, क्या फर्क पड़ता है? बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल। तो इतना ही है बेटा आज के लिए। आगे आपका असाइनमेंट है, असाइनमेंट सॉल्व करना। और अगले लेक्चर में देखो कल 4 बजे क्लास लूंगा। कल 4 बजे क्या कराऊंगा? लीनियर अलजेब्रा के असाइनमेंट। मंडे को प्रोबेबिलिटी कंटिन्यू करूंगा 4 बजे, और मंडे को मैं आपको और बेसिक चीजें कवर कराऊंगा। 2 की जगह 5 आएगा कहां पे? परमुटेशन कह रहे हो विनीत भाई? रिपीटेड चीजों के फैक्टोरियल से डिवाइड करना, मैंने परमुटेशन थोड़ी किया। मैंने बोला n चीजें जिसमें p q और r रिपीटेड है, तो n के फैक्टोरियल को p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। तो ऐसे 7 हैं जिसमें 2 a हैं, तो 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं 4 बजे। कल और कोई क्लास नहीं है, ठीक है? कल एक ही क्लास है 4 बजे, मैथ्स का असाइनमेंट। चलिए, थैंक यू।